आधुनिक भारत के इतिहास की जो शुरुआत होती है, ये वैसे तो भारत से ही है, क्योंकि भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो भारत के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन किसी भी विषय की जड़ को समझना उतना ही आवश्यक है जितना उस विषय को समझना। तो इसकी जड़ें भारत में ना होकर के यूरोप में है। यही हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ा था। मध्यकाल में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि मध्यकाल की जड़ें भी भारत में नहीं थी। वो कहाँ से आई थी? सऊदी अरब, मक्का से आई थी। और इन सब चीजों को पढ़ने के दौरान एक बेसिक बात आपको यह भी याद रखनी है कि किसी भी विषय को समझने की एक नब्ज होती है। बार बार ये बात आपको बताई गई। जैसे अगर आप अपनी ज्योग्राफी अच्छी करना चाहते हैं किसी भी रूप में, तो आपको सबसे पहले मैपिंग क्लियर होनी चाहिए। जिस बच्चे को मैपिंग नहीं आती, उसको ज्योग्राफी नहीं आती, वो रट चाहे जितना ले। इसी प्रकार से अगर आप लोग अपना प्राचीन भारत का इतिहास अच्छा करना चाहते हैं तो आपको धर्म की समझ बहुत ज्यादा होनी चाहिए। कौन से धर्म की समझ? सनातन धर्म की समझ, क्योंकि यहीं से सब कुछ निकला है। चाहे शैव हो, वैष्णव हो, बौद्ध हो, जैन हो, गणपत्य हो, शाक्त हो। मध्यकाल केवल उसी बच्चे को समझ में आएगा जिसकी इस्लाम के ऊपर पकड़ अच्छी होगी। पॉलिटी केवल उसी बच्चे को समझ में आएगी जिसकी डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र पे पकड़ अच्छी होगी। तो ये कुछ रहस्यपूर्ण बातें हैं। उसी प्रकार से आधुनिक भारत का इतिहास केवल उसी बच्चे को समझ में आएगा, उसी बच्चे की पकड़ इस पर अच्छी होगी जिसको समझ होगी औद्योगिक क्रांति की, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। अब ये औद्योगिक क्रांति ही हमारे आधुनिक भारत का आधार है, जड़ है, और शुरुआती लेक्चरों में हम लोग इसी के विषय पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ फैक्ट्स हम लोग समझ लेते हैं। जैसे पहला फैक्ट ये है कि आधुनिक भारत की शुरुआत कहां से होती है। तो जो हमारी कन्वेंशनल बुक्स हैं, चाहे वो विपिन चंद्रा हो, माजी दूसरे ये क्या बोलते हैं, अन्य अन्य राइटर्स की किताबें हों, तो यहाँ पर जो आधुनिक भारत बताया गया वो 1857 की क्रांति से लेकर के और 1947 तक बताया गया। बात बिल्कुल सही है। मॉडर्न इंडिया रिवॉल्यूशन से शुरू होगा, द फर्स्ट रिवॉल्यूशन, और 1947 तक रहेगा। आप लोग जब 9th क्लास पढ़ते हैं, चूंकि यूपीएससी के सारे एग्जाम एनसीईआरटी बेस होते हैं, तो वहां पे 9th क्लास की किताबों का बहुत महत्व है। और 9th क्लास में जब आप लोग बुक्स पढ़ते हैं तो उनमें इंडिया एंड कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड होता है, भारत एवं समकालीन विश्व। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उन्होंने भारत एवं समकालीन विश्व पढ़ा होगा, और एनसीईआरटी के बच्चों ने इंडिया एंड कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड पढ़ा होगा। तो वहां पे आप लोग देखते हैं कि एक किताब आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री की होती है, फर्स्ट पार्ट, और वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, पहला चैप्टर, और वहां से लेकर के फिर आप लोग लास्ट में इंग्लिश रिवॉल्यूशन तक आते हैं। और जो सेकंड पार्ट होता है उसमें आप लोग भारत का इतिहास पढ़ते हैं, और भारत के इतिहास के 3 हिस्से फिर उसमें हो जाते हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो मॉडर्न हिस्ट्री वहां पर 1857 से शुरू होकर के 1947 पे खत्म होती है। ये बात पता भी है और सबने पढ़ा भी होगा। लेकिन फिर हम लोग थोड़ा सा और डीप एनालाइज करते हैं सब्जेक्ट्स को, तो फिर हमको ये समझ में आई बात कि अगर मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको अपनी पकड़ बना के रखनी है तो हमें ये 1707 से पढ़नी पड़ेगी, और 1964 तक हमें इसका अध्ययन करना पड़ेगा। 1760 ये डेट क्यों ली गई? क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, और औरंगजेब की मृत्यु से ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पैर हैं वो मजबूत होने लगते हैं, मुगलिया एम्पायर डिक्लाइन होने लग जाता है, और यहीं से इंडिया में कोलोनिस्टिक हिस्ट्री की शुरुआत होती है। 1964 तक क्यों पढ़ना होता है? क्योंकि जब आप बड़ा एग्जाम देते हैं जिसमें कम से कम मेंस हो, यूपीएससी की परीक्षाएं, एसपीएससी की परीक्षाएं, तो उसमें फिर पंचवर्षीय योजनाएं पूछी जाती हैं। भारत चीन का युद्ध, भारत पाकिस्तान का युद्ध, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ये सब पूछे जाते हैं। तो 1964 तक ये हिस्ट्री हमारी हो जाती है। लेकिन इधर पिछले 5 सालों से देखा गया कि अब केवल इतना इतिहास पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो तीसरी विधा इसमें आती है कि हमको सन 1600 से इतिहास पढ़ना होता है, और ये जाकर के 1964 पे खत्म होता है। हालांकि आधुनिक भारत के इतिहास में ये हम लोग टिल डेट, आज के जमाने में टिल डेट तक पढ़ते हैं, और इसको लेकर के एक लेक्चर में आपको दे भी चुका हूं जिसमें हम लोगों ने आजाद भारत का इतिहास पढ़ लिया है। अच्छा, अब ये 1600 डेट क्यों आ गई? अगर 1600 ये हम लोग इंडियन कंटेक्स्ट में उठा करके देखें तो ये तो अकबर का काल था, यहाँ पर तो मध्यकालीन भारत चल रहा है। तो ये 1600 हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि इसी सन 1600 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है। समस्या की जड़ जो है वो साल 1600 में। तो हम लोग यहां से इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे, ना कि यहां या यहां से। आगे बात समझ में? तो यहां से हमारा सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा, आधुनिक भारत का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न। अब अगर इस वाले साल को आधार बनाए,
सन 1600 को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है व्यापार करने के इरादे से, ये बात सबको पता है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को ही क्यों चुना, एक ये सवाल आपके सामने पैदा होता है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बनने का क्या कारण था, क्यों बनाई गई, ये दूसरा है। तो इसको समझने के लिए हमें यूरोप में चलना पड़ेगा। तो फिर कहीं ना कहीं हमारी कहानी यूरोप से ही जाकर के शुरू होगी। तो हम लोग यूरोप में चलेंगे, यहां से भी 200 साल पहले, सन 1400, और 1400 से हम यूरोप का इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे। अब सन 1400 से जो यूरोप का इतिहास शुरू होता है, उसमें आपको पता है कि क्रिश्चियनिटी का बोलबाला है। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस धर्म को लोग मानते हैं वो ईसाइयत है, क्रिश्चियनिटी है। और इसके सबसे ज्यादा मानने वाले लोग जिस कॉन्टिनेंट में रहते हैं वो यूरोप है। जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग नॉर्थ अमेरिका को देख सकते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो मतावलंबी हैं, धर्मावलंबी हैं, वो जाकर के यूरोप में रहते हैं। और रीजनिंग आप लोग पढ़ते हैं, तो रीजनिंग में एक टॉपिक आता है कैलेंडर। जब आप लोग कैलेंडर पढ़ते हैं तो वहां पर टीचर्स आपको बताते हैं कि ऐसा माना जाता है कि दुनिया की शुरुआत हुई 1 जनवरी सन 1 से। सभी लोगों ने ये पॉइंट समझा होगा। अब ये जो 1 जनवरी सन 1 है, ये जीसस की डेट ऑफ बर्थ मानी गई, कि जो जीसस क्राइस्ट है उनका जन्म 1 जनवरी सन 1 को हुआ होगा। और अगर हम लोग किसी भी डेट को आधार नहीं मानेंगे तो फिर हम कैलकुलेशन कैसे कर पाएंगे। हालांकि हमारा जो नेशनल कैलेंडर है शक संवत, वो इससे 78 साल आगे है। और जब जीसस की ये डेट मानी जा रही है, इस जमाने में तो हमारे देश में बुद्ध और महावीर जैसे लोगों की मृत्यु हो गई थी, वेदों की रचना की जा चुकी थी, उपनिषदों की रचना की जा चुकी थी, और प्राचीन भारत में जो वैदिक काल है वो लगभग प्री वैदिक एज खत्म भी हो चुकी थी। तो हम लोग डेट्स को हमेशा केवल बेस के तौर पर मानते हैं। ऐसा कभी भी नहीं मानते हैं कि नहीं 1 जनवरी सन 1 है तो दुनिया की शुरुआत यहीं से हुई होगी। नहीं, दुनिया की शुरुआत यहां से नहीं हुई, यहां से शुरुआत हुई ग्रेगोरियन कैलेंडर की, जिस कैलेंडर को आज हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक महीने होते हैं। इस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर, और इस कैलेंडर को बनाया था पोप जॉर्ज 13 ने। ये एंशिएंट ग्रीको रोमन एम्पायर के रहने वाले व्यक्ति थे। उस जमाने में इस कैलेंडर में केवल 10 महीने होते थे। बाद में जब जूलियस सीजर की डेथ हुई और फिर उनके भतीजे ऑक्टेवियस सीजर को सत्ता मिली, तो जूलियस सीजर के नाम से जुलाई और ऑक्टेवियस सीजर के नाम से अक्टूबर नाम के 2 महीने जोड़ दिए गए थे, तब जाके ये कैलेंडर 12 महीनों का हुआ था। और एक पॉइंट ये भी है कि अगर आप 12 महीनों का कैलेंडर नहीं बनाएंगे तो साल की गणना नहीं हो पाएगी। भारत में ये पहले से होती थी, बाद में यूरोप में होने लगी। तो इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग जीसस का जन्म कब होता है, 1 जनवरी सन 1 में होता है। लेकिन इसके पहले भी दुनिया रही होगी, तो जीसस के जन्म के पहले की जो दुनिया है उस टाइम पीरियड को कहा जाता है बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। पूरा मतलब हुआ इसका बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट। तो जब भी आपको हिस्ट्री में कोई डेट्स मिलती हैं जहां पे लिखा होता है बीसी, तो बीसी का मतलब है ईसा के जन्म से पहले, और ईसा के जन्म की तिथि क्या है, 1 जनवरी सन 1। उसके पहले का इतिहास बीसी में जाएगा। और जब इस डेट के बाद की कोई बात आएगी तो उसको कहा जाएगा एडी, यानी कि एनो डोमिनी, यानी कि ईसा के जन्म से बाद। और आज हम लोग इसी एडी को थोड़ा मॉडर्न लैंग्वेज में बीसीई भी कहते हैं, बिफोर द क्राइस्ट एरा, ये भी कहा जाता है। आगे बात समझ। तो इस कैलेंडर से 1400 साल बाद सन 1400 एडी आता है। जब हम लोग ईसा का जन्म यहां से मान रहे हैं तो हम लोग क्रिश्चियनिटी भी यहीं से मान रहे हैं, और क्रिश्चियनिटी अब 1400 साल पुरानी हो चुकी है। कब, सन 1400 में। क्लियर। जैसा कि हम लोग पीछे अनेक बार पढ़ चुके हैं कि कोई भी धर्म समय बीतने के साथ अपने मूल स्वभाव में नहीं रहता, उस धर्म में परिवर्तन आ ही जाते हैं, और कहीं ना कहीं परिवर्तन समय की मांग भी है, इसको होना भी चाहिए, धर्मों को सुधारा जाना चाहिए। तभी तो हम लोग धर्म सुधार आंदोलन पढ़ते हैं, एक प्राचीन काल में पढ़ते हैं, एक मध्यकाल में पढ़ते हैं, एक आधुनिक काल में पढ़ते हैं। तो समय के साथ जो क्रिश्चियनिटी है वो भी 2 भागों में बट गई थी। पहले हिस्से को कहते थे कैथोलिक और दूसरे हिस्से को कहते थे प्रोटेस्टेंट। और इन दोनों ही पंथों ने बाइबल का अपनी अपनी भाषा में अनुवाद भी कर लिया था, जिसको आज हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट के नाम से जानते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट का मतलब हुआ मूल बाइबल, और इस मूल बाइबल को मानने वाले लोग हैं कैथोलिक्स, मूल क्रिश्चियन। और जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो न्यू टेस्टामेंट्स को मानते हैं, यानी कि बाइबल के नए वर्जन्स को मानते हैं, जिनमें कई सारे कर्मकांड और रिचुअल्स बाद में भी जोड़े गए। अब किसी भी धर्म के 2 पंथों में डिस्प्यूट होता है, जैसे इस्लाम में शिया और सुन्नी में डिस्प्यूट हुआ, हिंदुओं में शैवों और वैष्णवों में डिस्प्यूट हुआ, क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक के बीच में डिस्प्यूट हुआ, बौद्धों में
हीनयान और महायान में डिस्प्यूट्स हुए, जैनों में दिगंबर और श्वेतंबर्स में डिस्प्यूट हुए, तो उसी प्रकार से क्रिश्चियंस में भी डिस्प्यूट हुए। और इन्हीं डिस्प्यूट्स के चलते यूरोप में कर्मकांड इतना ज्यादा बढ़ गए कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्री वैदिक एज खत्म होते होते पोस्ट वैदिक एज में हमारे समाज में कर्मकांड बढ़ गए थे, और जो वर्ण व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई थी, जिसका खामियाजा हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। आज भी आप लोग सुनते हैं कि जब जातिवाद को लेकर के कोई भी बात होती है तो लोगों को अल्प ज्ञान है, जिसके कारण ये सब विवाद होते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में जाति शब्द का कोई उल्लेख ही नहीं मिलता है। आप सीधे सीधे मूल ग्रंथ भी अगर ऋग्वेद उठाएं तो ऋग्वेद वर्ण व्यवस्था की बात करता है, ना कि जाति व्यवस्था की बात करता है। और वर्ण का मतलब होता है रंग, वर्ण का मतलब होता है कार्य। यदि कोई व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिख जाएगा और समाज को शिक्षित करेगा तो वो ब्राह्मण है, उसके सरनेम से कोई मतलब नहीं है। और यदि कोई बहुत ऊंची जाति व्यक्ति का है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, और वो जाके नाली साफ करने का काम करता है, तो फिर वो शूद्र है, उसके सरनेम से हमको कुछ लेना देना नहीं है। तो इस तरीके का हमारा धर्म था। ऐसा ही कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी में भी यूरोप के अंदर हो रहा था। कर्मकांडों का इतना ज्यादा बोलबाला हो गया था कि लोगों को शवदाह संस्कार कराने के लिए बाकायदा पैसे जोड़ने पड़ते थे। और आज भी अगर आप जापान में चले जाएं तो जापान के अंदर यदि आपको अपना अंतिम संस्कार करवाना है, अपना क्या, अपना तो मर ही गए, तो जिसको करवाना है इंडियन करेंसी में करीब 3.5 लाख रुपए का खर्चा है, इंडियन करेंसी में। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे एक छोटी सी घटना भी याद आ रही है। वो घटना कुछ इस प्रकार से है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जापान के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट सबसे ज्यादा है, जीवन प्रत्याशा सबसे ज्यादा है। जापान का एक औसत व्यक्ति 76 ईयर्स तक जीता है। यही कारण है कि जापान में 100 वर्ष से ज्यादा आयु के हजारों लोग हैं, और 110 वर्ष से ज्यादा आयु के भी वहां पे करीब 35,000 लोग हैं। तो जापान में जब लोग 60-65 साल के हो जाते हैं तो उनको बुढ़ा नहीं माना जाता है, उनको यंग माना जाता है। तो लेकिन बढ़ती उम्र के साथ आपकी चेतना तो कहीं ना कहीं धूमिल होती है, तो विजन कम होने लगता है, सुनाई कम देने लगता है। तो 2000 मेरे ख्याल में 17 की यह घटना है, जब जापान में एक वृद्ध व्यक्ति, करीब 75 वर्ष की आयु का व्यक्ति, कार चला रहा था और फुटपाथ पे दौड़ती हुई एक बच्ची आ गई और उसकी कार से उस बच्ची को मारा गया। उस व्यक्ति को पुलिस ले गई पकड़ के, लेकिन जापान के कानून बहुत लीनियंट है, तो उस व्यक्ति को कोई पनिशमेंट नहीं हुई, बल्कि इस घटना को सरकार ने बहुत संवेदनशीलता के साथ देखा। और फिर सरकार ने यह तय किया कि यह गवर्नमेंट की कमी है कि 75 साल से ऊपर का व्यक्ति कार क्यों चला रहा है, हमने उसको लाइसेंस क्यों दिया। आप यकीन मानिए, जापान की सरकार ने कानून बदला, और कानून बदलने के बाद नए कानून में क्लॉज जोड़ा कि यदि 75 वर्ष की आयु का कोई व्यक्ति अपना ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर कर देगा तो हम उसके अंतिम संस्कार में 50% का डिस्काउंट देंगे। आप समझ रहे हैं, ये इंडियन कंटेक्स्ट में हंसने वाली बात है, लेकिन जापान कितना संवेदनशील देश है। और उसने ये कानून क्यों बनाया? क्योंकि जापान में जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, सेक्स रेशियो इक्वल है, लेकिन लोग अकेले रहना पसंद करते हैं वहां पे, क्योंकि लोग 18 घंटे काम कर रहे हैं। और जब आप काम में डूबे रहेंगे तो शादी कब करेंगे और बच्चे कब करेंगे। और जापान चूंकि टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन का कंट्री है, इसलिए वहां पे जो सेक्सुअलिटी है वो भी कम है। तो बड़ी मुश्किल से तो बच्चा होता है, बड़ी मुश्किल से तो किसी की शादी होती है, और ऐसे में एक बच्चा मारा जाए, वो भी लड़की, तो फिर जापान की सरकार को तो एक्शन लेना ही था। तो देखिए कि कितनी खूबसूरत बात है, कितनी अच्छी सीख है इसमें कि 75 ईयर्स के ऊपर का व्यक्ति कार ना चलाए, अपने सेल्फ रियलाइजेशन से वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर कर दे, तो उसके अंतिम संस्कार पे 50% की छूट दी जाएगी। बाद में इस छूट को बढ़ा के 75% कर दिया गया था, क्योंकि जापान में अंतिम संस्कार बहुत महंगा है। आप इस घटना को कहीं पे सर्च करिए गूगल वगैरह पे, तो शायद आपको मिल जाएगी। तो अंतिम संस्कार का प्रोसेस भी बहुत टफ है, कुल मिला के कहने का ये मतलब हुआ। तो यूरोप के अंदर अंतिम संस्कार को लेकर के कर्मकांड बहुत टफ हो गए थे, और कहीं ना कहीं यूरोप में एक धार्मिक क्रांति की आवश्यकता महसूस हुई। और उस जमाने का जो यूरोप है वो इतना पिछड़ा हुआ यूरोप है कि लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, क्योंकि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है, सर्दी का मौसम होता है, खेती हो नहीं सकती है। और यदि आप सर्विस सेक्टर की तरफ जाएंगे, नए नए आविष्कार करेंगे, तो उसके लिए आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है। लेकिन यूरोप के लोगों के अंदर एक जो सबसे अच्छी चीज है वो है विल पावर, इच्छा शक्ति। और किसी भी व्यक्ति की जो विल पावर है वो उसको बहुत आगे तक ले जाने का कार्य करती है। तो यूरोप में हुआ ये कि वहां पे जो ज्वाइंट विल पावर है उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया, और यहीं से उदय हुआ पुनर्जागरण, रिसेशन का।
जब पुनर्जागरण का उदय यूरोप में होता है तो लोग अपने जो हिडन पावर्स है, जो छुपी हुई शक्ति है, उसको पहचानते हैं और लोग पढ़ना लिखना शुरू कर देते हैं। और जब लोग पढ़ना लिखना शुरू कर देते हैं तो इसी घटना को हम लोग पुनर्जागरण का काल या पुनर्जागरण का दौर कहते हैं। जब व्यक्ति पढ़ लिख जाएगा तो उसको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आपने कई बार लोगों के मुंह से यह सुना होगा कि भारत में कभी कोई आविष्कार नहीं हुआ, भारत के लोगों को नोबेल प्राइज नहीं मिला। यह बात बिल्कुल सही है और इस बात का समर्थन भी किया जाना चाहिए, लेकिन अगर इसको हम लोग दूसरे कंटेक्स्ट में देखें तो यही फॉर्मूला लागू होगा ना कि नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जिनको आवश्यकता थी उन्होंने आविष्कार किए, हमको आवश्यकता नहीं थी तो हमने आविष्कार नहीं किए। हमारे यहाँ दूध की नदियां बह रही हैं और फल फ्रूट को खाने के लिए है, बढ़िया अच्छे से खेती हो रही, तो जब खाने की दिक्कत नहीं, पहनने की दिक्कत नहीं, रहने की दिक्कत नहीं, तो आविष्कार करके क्या कीजिएगा। लेकिन ऐसे देश जहां पर लोगों को इन तीनों ही बेसिक नीड्स की बड़ी प्रॉब्लम है, अगर वो इन्वेंशन नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे। तो ये भी रीजन था कि जो सबसे ज्यादा आविष्कार हुए वो यूरोप में हुए। आज भी अगर सारे इन्वेंशंस और इन्वेंटर्स की लिस्ट आप उठा करके देखें तो सबसे ज्यादा इन्वेंशंस आपको यूरोप में और अमेरिका में मिलते हैं। उसका रीजन यही है। तो जब यहां पर इन्वेंशंस होने लग गए तो इन्वेंशंस से यूरोप को फायदा ये हुआ कि इनकी जो पहुंच है वो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं होने लग गई। तो सबसे पहली कड़ी हमारे टॉपिक में जो आएगी वो होगी इन्वेंशंस, यानी कि आविष्कार। यूरोप अपने आप को डेवलप करने के लिए जो सबसे पहला कदम उठाता है वो है आविष्कार। आविष्कार होता है, आप चाहे दुनिया के पहले टीके के बारे में सुने, जो पहला वैक्सीन दुनिया में बना, एडवर्ड जेनर बनाया था, चाहे बल्ब के बारे में सुने, यूरोप में बना, चाहे स्टीम इंजन के बारे में सुने, यूरोप में बना, चाहे पहली गन के बारे में सुने, यूरोप में बनी, चाहे पहले विस्फोटक टीएनटी या डायनामाइट के बारे में सुने, यूरोप में बना। और जिस नोबेल प्राइज को लेकर के आज पूरी दुनिया परेशान रहती है, दुनिया भर के लोग पढ़ाई करते हैं, वो नोबेल कहाँ के रहने वाले थे? अल्फ्रेड नोबेल, यूरोप के ही। ठीक है, तो जब आविष्कार यूरोप के लोग करने लगे तो इनमें कॉन्फिडेंस आया, और इस कॉन्फिडेंस से सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया? अपने आप को शस्त्रीकृत किया। शस्त्रीकरण, वेपनाइजेशन। शस्त्रीकरण का सीधा सा मतलब है कि आविष्कारों में प्रमुख आविष्कार किस चीज का हुआ? बंदूकों का, ऑटोमेटिक वेपन्स का। जिस जमाने में भारत में तीर कमान तलवार से लड़ाइयां होती थी, उस जमाने में आपको याद होगा ईस्ट इंडिया कंपनी गोली चलाती थी। आप 10 लाख की सेना लेके आ जाइए, भाले के साथ, तलवार के साथ और हाथियों पर बैठ के आइए, और केवल 100 सोल्जर अगर बंदूक लेके खड़े हुए हैं तो वो 1 लाख की सेना बेकार है। ये बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है। और यूरोप की चूंकि जनसंख्या भी बहुत कम है तो उनकी मजबूरी है ऐसी चीज का आविष्कार करना जो मिनिमम हो लेकिन उसका रिजल्ट मैक्सिमम हो। तो जब इन लोगों ने शस्त्रों का आविष्कार कर लिया तो इनके पास एक सुविधा ये आ गई कि अब ये सुरक्षित हो गए, इनके ऊपर अब कोई अटैक नहीं कर सकता है। और दूसरी तरफ जिन चीजों का इन्वेंशन किया है उन्हीं चीजों से अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दिया। और डेवलप जब अपने आप को करेंगे तो फिर यहां पर आएगा औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का मतलब है इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपके पास खेती करने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास प्राकृतिक रूप से कुछ भी नहीं है, मिनरल्स वगैरह आपके यहाँ बहुत कम होते हैं, तो आप ऐसा क्या करें जिससे आपके पास पैसे आने लग जाएं, आप डेवलप होने लग जाएं? तो आप कहीं ना कहीं फैक्ट्री लगाएंगे, और फैक्ट्री लगाने के बाद जो आविष्कार आपने किए हैं उन्हीं आविष्कारों को उसमें शामिल करके कुछ ना कुछ नया प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है जिसको हम लोग औद्योगिकरण के नाम पर जानते हैं। और ये जो औद्योगिकरण है इसमें सबसे ज्यादा जिस चीज का प्रोडक्शन हुआ था वो थे कपड़े, क्योंकि दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही थी। ये वो दौर है जब दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही थी, और दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ने का रीजन यही था कि लोहे की खोज हो चुकी है, अत्याधुनिक उपकरणों की खोज हो चुकी है, पूरी दुनिया में खेती बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, तो लोगों के पास खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं है। और जब आपके पास खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप बच्चे ही तो पैदा करेंगे। आज आप लोग समाज में क्या सुनते हैं कि पहला बच्चा सबसे अच्छा, यानी कि एक ही बच्चा होना चाहिए। एक बच्चा क्यों होना चाहिए? क्योंकि शहरों में जो कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ गया है। छोटे छोटे से शहर है और बड़ी बड़ी आबादी है। अब शहरों में खेती तो होती नहीं है, नमक तक आपको बाजार से खरीदना पड़ता है। तो जब नमक तक आपको बाजार से खरीदना पड़ेगा तो आप अपने बच्चे को खिलाने पिलाने के मामले में थोड़ा सा संवेदनशीलता बरतेंगे ही। और ऐसे में अगर आपके पास 10 बच्चे हो तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होगा कि खिलाएंगे क्या? पढ़ाना तो बात की बात है, लेकिन पहले के समाज में ऐसा नहीं था। पहले सब लोग कहीं ना कहीं खेती पर निर्भर थे और खाने पीने की कहीं कोई कमी नहीं थी। यही रीजन था कि जैसे इतने खा रहे हैं वैसे एक और खाएगा। कभी कभी तो लोगों को बच्चा खिलाने का मन है इसलिए बच्चा कर लिया। पहले जब लोगों की शादियां होती थी तो ये नहीं देखा जाता था कि लड़का क्या करता है, ये देखा जाता था लड़के के बाप क्या करते हैं। अगर उनके पास खेती ठीक ठाक है
और घर में गल्ला पानी बढ़िया होता है तो जैसे इतने खा रहे हैं वैसे वो भी खाएगी, ये शादी की व्यवस्था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप खाने को तो छोड़ ही दीजिए, फूडिंग इज नॉट योर बेसिक नीड नाउ। खाना आपकी बेसिक नीड अब बचा ही नहीं है, अब बेसिक नीड्स बहुत बढ़ गई हैं। तो उसी तरीके से जिस जमाने में लोगों के पास खाना अच्छी खासी मात्रा में हो गया था, लोगों के पास बेसिक नीड्स के रूप में कपड़े थे और मकान थे। तो यूरोप के अंदर जिन चीजों का निर्माण हो रहा था उनमें सबसे पहले तो कपड़ा ही था। भारत जैसे देशों में गांधी जी चरखा चला रहे हैं सन 1921 में। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। भारत जैसे देशों में गांधी जी चरखा चला रहे हैं और आत्मनिर्भरता का संदेश दे रहे हैं सन 1921 में। इसके 200 साल पहले सन 1721 में ब्रिटेन के अंदर उस मशीन का आविष्कार हो चुका था जो ऑटोमेटिक तरीके से कपड़ा बनाती है। आप समझ रहे हैं? तो आज जब ये बात कही जाती है ना कि इंग्लैंड या ब्रिटेन हमसे 200-300 साल आगे है, तो ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से डेवलप होने वाला कंट्री है, नो डाउट। लेकिन इंडिया जिस तेजी से आज डेवलप हो रहा है, इसके 3 गुना तेजी से डेवलप ब्रिटेन आज से 400 साल पहले हो रहा था। तो आज अगर उनकी ग्रोथ रेट 2.1 है या 1.9 है तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, वो विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर चुका है। आ रही बात समझ में? अच्छा, उद्योग तेजी से लगे, नए नए आविष्कार हो चुके हैं और अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, मजबूत करने के लिए शस्त्रों का भी आविष्कार हो गया है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूरोप बहुत ही कम जनसंख्या वाले देश हैं, तो वहां पर मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? और जब मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी तो कहीं ना कहीं इन लोगों को ब्रिटेन से बाहर जाना पड़ेगा। और औद्योगिकरण जब भी आएगा तो यहां पर 2 चीजों की प्रमुखता से आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो मैन पावर यानी कि मानव संसाधन, बिना मानव संसाधन के ये लोग काम कर नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल। अगर फैक्ट्री लगी है तो भट्ठी तो होगी ही, बिना भट्ठी के फैक्ट्री कहां होगी? और जब भट्ठी होगी तो कोयला चाहिए होगा। और अगर इंग्लैंड अपने देश का सारा कोयला निकाल निकाल करके भट्टियों में झोंक देगा तो फिर आने वाले 100, 200, 500 साल बाद इंग्लैंड क्या करेगा? तो दिमाग से तो ये लोग बहुत तेज हैं। तो कोयला चाहिए इनको रॉ मटेरियल के रूप में, इनको लोहा चाहिए रॉ मटेरियल के रूप में जिससे मशीनें बनाई जा सकें, इनको लेबर चाहिए मैन पावर के रूप में। ये सब कहां मिलेगा? ये सब मिलेगा दूसरे देशों में। और जब आपके पास खुद कुछ करने के लिए नहीं है तो दूसरे देश में आप किस मुंह से जाओगे कि भैया चल के हमारे देश में काम करो? तो उसके लिए जो नई पॉलिसी आती है ब्रिटेन में, उस पॉलिसी ने इस दुनिया को बदल के रख दिया था, जिसे कहा जाता है उपनिवेशवाद, कोलोनिज्म। ब्रिटेन ने दुनिया भर में अपनी कॉलोनी बनाई। भारत भी करीब 300 सालों तक ब्रिटिश कॉलोनी रहा। तो ये जो कोलोनिज्म का कॉन्सेप्ट आया, उपनिवेश का कॉन्सेप्ट आया, ये औद्योगिकरण के बाद ही आया। अब एक प्रश्न ये भी है कि उपनिवेशवाद को परिभाषित कैसे किया जाए, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? तो सबसे पहले तो समझिए उपनिवेश का मतलब क्या है। उप का मतलब तो छोटा होता है, निवेश का मतलब इन्वेस्ट करना होता है। तो अपने से छोटे देशों में जाकर के इन्वेस्ट करना और उन छोटे देशों को यह समझाना कि अगर आप हमारी बात मानोगे तो हम आपके कंट्री को डेवलप करने के लिए काम करेंगे। और जब आपका कंट्री डेवलप हो जाएगा, जब आप उससे पैसे कमाने लग जाओगे तो उसमें कुछ शेयर हमें भी दे देना। अब आप कहेंगे यार ये कहां का तर्क हुआ? इतना ज्यादा मतलब धर्मार्थ व्यक्ति कौन है जो मुझ गरीब के घर आएगा और कहेगा आप चिंता क्यों करते हो, हम आपको डेवलप करेंगे? आप तो नहीं एग्री करोगे ना। आप अगर एकदम अनपढ़ भी होगे तो भी आप एग्री नहीं करोगे। यार कैसे ना जान ना पहचान हम तेरे मेहमान। तो उसका तरीका है, तरीका ये है कि ब्रिटेन की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो बहुत जबरदस्त है और ये पहले मार्केट रिसर्च करते हैं। मार्केट रिसर्च करने के लिए आप देखते हैं कि सन 1400 जब शुरू होता है तो एक चैप्टर आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, न्यू डिस्कवरीज ऑफ द वर्ल्ड, नवीन भौगोलिक खोजें, सबने पढ़ा होगा। और नवीन भौगोलिक खोजों में यूरोप के जो नाविक हैं, जो सेलर्स हैं, वो पूरी दुनिया में पानी के जहाज लेकर के गए ये पता लगाने के लिए कि दुनिया कहां तक है, क्योंकि तब तो दुनिया को कोई जानता ही नहीं था। और अगर हम किसी अपने मतलब की जगह की खोज कर पाए तो शायद हमारे देश को इससे फायदा मिलेगा। जब हम लोग देशभक्ति का झंडा लेके ऊंचा घूमते हैं ना तो लगता तो है कि नहीं हिंदुस्तानी सबसे बड़े देशभक्त है, लेकिन ऐसा है नहीं। कहते हुए बड़ा दुख होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। हम सब लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, चंद्रशेखर आजाद पैदा हो, सुभाष चंद्र बोस पैदा हो, लेकिन कहां? पड़ोसी के घर में, हमारे घर में ना हो। क्योंकि हमारे घर में होगा तो वो मरेगा, वो बलिदान होगा, वो शहादत उसको देनी पड़ेगी जो हमको नागवार गुजरेगी।
लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है। इसमें एक बड़ी प्यारी कहानी आती है। कहानी क्या आती है कि 13 पानी के जहाज है, 13 पानी के जहाज हैं, जिनमें एक जहाज बहुत बड़ा है जिसमें कई सौ लोग बैठ सकते हैं, और उसके सपोर्ट में 12 छोटी छोटी किश्तियां हैं जिनमें भी दर्जन 2 दर्जन लोग बैठ सकते हैं। और इन पूरे जहाजों में बैठ करके कुल 4000 लोग यूरोप से निकले नवीन भौगोलिक खोजें करने, नई दुनिया की खोज करने। और कहते हैं कि जब 13 साल बाद ये 13 जहाज वापस लौट करके आए थे तो केवल एक जहाज बचा था, बड़ा वाला। और जो 4000 लोग गए थे उनमें से कुल 250 लोग जीवित लौटे थे, बाकी मर गए थे। लेकिन किसी ने कंप्लेन नहीं करी थी। ये लोग क्यों गए थे? ये अपने देश के लिए गए थे। इनके अंदर जज्बा था कि नहीं, कुछ तो करना है। लेकिन वो जो 250 लोग अपने साथ एक्सपीरियंस लेके आए थे, उस एक्सपीरियंस ने दुनिया को बदल दिया था। यही रीजन है कि 1402 में जब नवीन भौगोलिक खोजें शुरू होती हैं तो इसके रिजल्ट्स हमको मिलना बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं। और आप लोग देखते हैं कि सन 1492 में अमेरिका को खोज लिया जाता है और 1498 में इंडिया को खोज लिया जाता है। अगर अमेरिका और भारत जैसे देशों को खोज लिया जाता है तो फिर किसी भी देश को विकसित होने से पीछे कौन रोक सकता है? तो कहीं ना कहीं हम इनके जज्बे को भी सलाम करते हैं। हम एक हिंदुस्तानी होने के नाते अंग्रेजों को गाली जरूर दे सकते हैं, देनी भी चाहिए, लेकिन समझदार व्यक्ति कौन? जो शत्रु की योग्यता का सम्मान करे। याद है आपको, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की गर्दन पे तलवार रखी और सेल्यूकस निकेटर ने मुस्कुराते हुए चंद्रगुप्त मौर्य के साहस की प्रशंसा करी और कहा कि मेरी बेटी से शादी करोगे? वो बंदा कंफ्यूज कि ये तो मेरा दुश्मन है, इसका सर धड़ से अलग करने जा रहा हूं, ये बेटी की शादी का ऑफर दे रहा है। तब चाणक्य ने क्या कहा? यदि कभी शत्रु खेमे में वैवाहिक संबंध स्थापित करने का मौका मिले तो चूकना मत। क्यों? इससे शत्रुता हमेशा मित्रता में बदल जाएगी। जिन चीजों को लेकर के डिस्प्यूट है वो दायरे मिल जाएंगे और दो संस्कृतियों का मिलन होगा, दो कल्चर्स का मिलन होगा। तो इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां पे बड़े बड़े शूरवीरों ने भी अपने शत्रुओं की प्रशंसा करी क्योंकि वो योग्य थे। इसीलिए शत्रुओं से नफरत करना अलग विषय होता है, लेकिन शत्रु की योग्यता की प्रशंसा तो की जानी चाहिए, क्योंकि जब तक आप उनकी योग्यता का लोहा नहीं मानेंगे तब तक आप उनका सामना कैसे कर पाएंगे? तो इस तरीके से पूरी दुनिया को डिस्कवर कर लिया गया और डिस्कवर करने के बाद अलग अलग कंट्रीज के डेटा कलेक्ट किए गए। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका, दुनिया में सबसे ज्यादा कोल माइंस कहां पर है? अफ्रीका में। फैक्ट्री चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? कोयला। लेकिन जो अफ्रीकन हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, वो पिछड़े हैं। वो ना ही अपनी कोल माइंस को पहचानते हैं कि कहां कहां पर कोयला हो सकता है, और ना ही उस कोयले को निकालने की टेक्नोलॉजी उनके पास है, जैसे कि जेसीबी मशीन, जैसे कि ड्रिल मशीन, जैसे कि अत्याधुनिक फावड़े, कुदाले, गैतियां, ये नहीं है उनके पास। वो तो टाइप से जंगलों में रहते हैं। तो जब ये अंग्रेज अफसर वहां पर पहुंचेंगे और उनको बताएंगे कि तुम्हारे यहां तो बेशुमार दौलत है, इधर नजर दौड़ाओगे तो कोयला ही कोयला है, इधर नजर दौड़ाओगे तो सोना ही सोना है, इधर नजर दौड़ाओगे तो एस्बेस्टस है, इधर नजर दौड़ाओगे तो आयरन ओर्स हैं, निकालते क्यों नहीं भाई? तो वो यही तो कहेंगे कि हमें पता ही नहीं है साहब कैसे निकाला जाता है। मैं निकाल के दूंगा, मेरे पास मशीनें हैं, मेरे पास स्कैनर्स हैं, मेरे पास सेंसर्स हैं जिससे पता किया जाएगा कौन सी चीज कहाँ है। लेकिन मुझे निकालने का क्या मिलेगा? तो चलो भाई तुम भी ले लेना 20%। तो भैया 20% में हम आए लंदन से निकालने इतनी दूर, अच्छा 50 ले लेना। चलो ये हुई ना मर्दों वाली बात, आधा आधा। उपनिवेशवाद की शुरुआत यहीं से हो जाती है जब आप किसी विदेशी को अपने देश में एंट्री देते हैं ये कह करके कि मेरी हेल्प करो, उस हेल्प से जो बेनिफिट होगा वो हम तुम्हें भी देंगे। आई बात समझ में? तो जब वो निकाला जाएगा तो उसको ढोना भी तो पड़ेगा, निकाल के हवा में तो फेंकोगे नहीं कि लंदन में जाके गिरेगा। तो जब ढोना पड़ेगा तो फॉर एग्जाम्पल ये है अफ्रीका का मैप, और यहां से मान लेते हैं कि हमने खूब सारा कोयला निकाला, और ये है लंदन, इंग्लैंड। कैसे ले जाओगे? सबसे शॉर्टकट रास्ता तो यही नजर आता है, भूमध्य सागर के सहारे। लेकिन सागर में तो चलो शिप से ले जाओगे, शिप तुम्हारे, यहां से यहां तक कैसे ले जाओगे? तो यहां से यहां तक ले जाने के लिए जब ट्रकों में लादोगे, खड़खड़ों में, बैलगाड़ियों में उस जमाने के हिसाब से लादोगे तो रोड होनी चाहिए ना। और अगर ट्रेन से ले जाओगे तो रेल की पटरी होनी चाहिए। तो वही अंग्रेज क्या करेगा? यहाँ पर रेल की पटरी बिछवाएगा या रोड्स बनवाएगा ताकि माल ढुलाई की जा सके, ताकि ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके। तो ये जो रोड बनवाई गई ये किसके फायदे के लिए बनवाई गई? ये अपने फायदे के लिए बनवाई गई ना, ताकि ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से किया जा सके। और तुमको कहा क्या जाएगा? देखो
विकास करना है कि नहीं तुम्हारे देश का? जब रोड बनाई है तो चलोगे ही। बस उपनिवेशवाद इसी चिड़िया का नाम है। गरीब देशों को यह कहना कि हम आपका विकास करेंगे और उसी विकास के नाम पर उनका दोहन करते चले जाना, उसका एक्सप्लॉयटेशन करते चले जाना। आई बात समझ में? हमको अपना डेवलपमेंट करना है, लेकिन किसी दूसरे के सहारे से नहीं करना है। दूसरे के सहारे से करेंगे तो एक न एक दिन गुलाम होते चले जाएंगे। ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है। आई बात समझ में? तो फिर हुआ ये कि मान लेते हैं कि यहाँ पे खूब सारा कोयला और सोना निकाल लिया गया। निकालने के बाद ट्रकों में, बैलगाड़ियों में, घोड़ा गाड़ियों में लाद लाद करके इसको यहाँ पर पहुंचाया गया, और पहुंचाने के बाद पानी के जहाजों में लदवाया गया। लादा किसने? उन्हीं अफ्रीकन ने लादा। और जब लादने के बाद उन्होंने कहा कि मालिक, इसमें हमारा जो 50% हिस्सा था वो, बोले कौन सा 50% हिस्सा? बोले अरे भाई, जो बात ही थी कि आप अपनी मशीन के सहारे से निकालोगे फिर हमें दोगे। अच्छा, 50% दे रहे हैं। बड़ी बंदूक, धड़ाम, एक गोली मारी 100 आदमी की भीड़ में, केवल एक को हिस्सा चाहिए। धड़ाम, 100 आदमी की भीड़ में एक गोली मारी, सिर्फ एक को। 99 क्या करेंगे? भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। और उसी दिन से उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि देखो, हिस्सा मांगोगे गोली पड़ेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनको कुछ नहीं दिया गया। उनको दिया गया 2 वक्त की रोटी, और इस बात का एहसान की रोड बनवाई है तुम्हारे यहाँ, तुम्हें तो चलोगे। फिर मान लेते हैं कि यहीं पर इन लोगों ने स्कूल बनाए, स्कूल भी बना दिए। अब आप अनुमान लगाइए कि स्कूल क्यों बनवाया होगा? खदान मेरी, देश तुम्हारा, मशीन मेरी, शक्ति मेरी, हथियार मेरे, और तुम सब भूखे नंगे अफ्रीकन में काम करते हो। मैं गाली देता हूं तो भी मुस्कुराते हो, मैं प्यार से बात करता हूं तो भी मुस्कुराते हो, मैं तुम्हारी माँ बहनों को छेड़ता हूं, उनके ऊपर अश्लील टिप्पणी करता हूं तो भी मुस्कुराते हो, क्योंकि तुमको मेरी भाषा समझ में नहीं आती। स्कूल किस लिए? ताकि इतनी तो प्राइमरी एजुकेशन ले सको कि सॉरी थैंक यू बोल सको और इडियट और स्काउंड्रल समझ सको, ताकि मेरा काम आसान कर सको। मुझे दिन भर इस बात को लेकर न परेशान रहना पड़े कि इनको इशारों से समझाया कैसे जाए। आई बात समझ में? लेकिन एहसान किस चीज का लादा गया? तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और आज भी जितने समाजवादी इतिहासकार हैं उनकी किताबें उठा के पढ़ लीजिए, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसने डाली? लॉर्ड मैकाले। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कौन है? लॉर्ड मैकाले। अरे खाक मैकाले, गाली सुनने की एजुकेशन है मैकाले। आजकल आप लोग देखते होंगे ज्यादातर नौजवान अपने घरों में नहीं पाए जाते, क्योंकि कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं बेचारे। नोएडा, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, यही सब भरे पड़े हैं। आजकल की भाषा में इनको कहा जाता है कॉर्पोरेट स्लेव, जो धड़ाधड़ अंग्रेजी बोलते हैं, सुबह से शाम तक बॉस की गाली खाते हैं, शाम तक माता पिता, बीवी, बच्चे सब छोड़ करके सिर्फ एक ही टारगेट होता है, वो होता है कंपनी का टारगेट। वो पूरा करने के बाद साल में, वो महीने में जो उनको तनख्वाह मिलती है, वो उनकी तनख्वाह का 90% हिस्सा ईएमआई और इंस्टॉलमेंट्स कटने में चला जाता है, जो उन्होंने गाड़ी और घर खरीदा हुआ है, और बचे हुए 10% से वो अपना गुजारा चलाते हैं किसी तरीके से। तो वो तो आज भी वही रहा है। आज इसलिए वो स्वीकार्य है क्योंकि हमारे अपने देश में हो रहा है, हमारे अपने लोगों के द्वारा हो रहा है। पहले चीज स्वीकार्य नहीं थी। तो हमने स्कूल अगर बनाए तो वो हमने अपने फायदे के लिए बनाए ना, आपके फायदे के लिए तो नहीं बनाए। आज भी आप लोग अंग्रेजों का सपोर्ट करने वाले लोगों को देखते होंगे कहीं ना कहीं, खास तौर पर बुढ़े। बुढ़े का मतलब जो 50s में है, जो 60s में है, कहते होंगे देखो अंग्रेजों ने ऐसी सड़क बनाई जो आज तक नहीं टूटी। भाई क्यों बनाई? क्यों बनाई? कानपुर की बिनारा रोड अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है, 300 साल पुरानी सड़क है, आज तक वैसी ही है, नहीं टूटी। उसके ऊपर कभी सरकार ने दोबारा रोड नहीं बनाई। बात बिल्कुल सही है, लेकिन यक्ष प्रश्न नचिकेता का यमराज से बस यही है कि क्यों बनाई? क्योंकि वो सड़क नहरिया से गंगा घाट तक जाती थी, और गंगा घाट में बड़े बड़े पानी के जहाज अंग्रेजों के खड़े होते थे, जहां से कानपुर की फैक्ट्रियों में उत्पादित किया गया माल लाद करके गंगा नदी के सहारे से हल्दिया पोर्ट पहुंचाया जाता था कलकत्ता में, और उसके बाद सिंगापुर और जापान रवाना किया जाता था, और मोटा माल कमाया जाता था। इसलिए बनवाई, इसलिए नहीं बनवाई थी कि 300 साल बाद उस पर बड़े बड़े ज्वेलर्स की दुकानें होंगी, क्योंकि उन लोगों का सपना तो यही था ना कि हम भारत को भी छोड़ेंगे ही नहीं। और उस जमाने में आज के जैसे प्लाईवुड और इसका कच्चा काम थोड़ा ना होता था। जब काम ही पक्का होता था तो रोड अच्छी बनेगी। अंग्रेजों ने बनाया शुक्लागंज पुल, अगर ना होता तो आज भी ट्रेन आर पार ना हो पा रही होती। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने बनाया, लेकिन क्यों? सवाल तो यही है, क्यों? क्यों बनाया भाई? इसलिए बनाया ताकि कानपुर और लखनऊ की कनेक्टिविटी हो सके, और कानपुर की लूट का माल लखनऊ पहुंचाया जा सके, इसलिए बनाया था।
तो उपनिवेशवाद के नाम पर यदि आपको कभी ये झांसा दिया जाए कि हम तुम्हारा विकास कर रहे हैं, तो ऐसा विकास नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ऐसे विकास के बाद आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। तो उपनिवेशवाद क्या होता है, बात अच्छे से समझ में आई आपको? गरीब देशों को यह कहना कि हम तुम्हारा विकास करेंगे, और विकास के नाम पे धीरे धीरे उनको आर्थिक रूप से अपना गुलाम बनाने, आर्थिक रूप से गुलाम बनाने, एक एक रुपए के लिए वो आपके ऊपर डिपेंड हो जाए, बस यही उपनिवेशवाद है। और उपनिवेशवाद के जो दो हाथ हैं, उनमें पहला हाथ है ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन, और दूसरा रॉ मटेरियल। इन्हीं दोनों की तलाश है और किसी चीज की तलाश। अच्छे से बात समझ में आ गई? इतनी कहानी जहां तक आपको नोट करनी हो कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।